तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9 का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। आज यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होने वाला है। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांगी रेखा है। इससे पहले 16 नंबर मतलब इससे 15 टॉपिक्स हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखे, अगर आपके पास समय है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि मेन चीज़ यही होता है थ्योरी। अगर थ्योरी आप नहीं समझिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे, या बनेंगे भी तो आपको बहुत दिक्कतें होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज भी थ्योरी ही है, पढ़ते हैं समझते हैं। कहते हैं पे संगामी रेखाएं क्या होती है। 3 या 3 से अधिक रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं यदि सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर हो। नहीं समझे मेरी बात आप लोग। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसे होकर रेखा गई, समझते जा मेरी बात। एक ऐसे होकर गई, एक ऐसे होकर गई, समझ रहे हो ना, एक ऐसे होकर गई। जब एक ही बिंदु से होकर 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती है तब ऐसी रेखाएं को हम लोग संगामी रेखाएं कहते हैं। बढ़िया से बात समझ में आई। जब एक ही बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तब उस रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। तब आता है कोण, इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ये कोण क्या होता है, किसी बिंदु पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी बिंदु पर 2 सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। किसी बिंदु पर 2 सरल रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। ये परिभाषा संतुष्ट है। दूसरा, अथवा किसी बिंदु पर 2 किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई क्या है, बिंदु है। तो यहाँ से एक किरण ऐसे गई, एक किरण ऐसे गई और एक किरण ऊपर चले गई। नहीं समझे मेरी बात। अब दोनों किरणों के जो बीच का झुकाव है बाबू, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं बात समझे। अरे भाई साहब, यहाँ पर कोई बिंदु है, चलो यहाँ P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, कुछ भी रहे तो बिंदु P पर इधर से PQ, इधर से PR 2 किरणें को गुजारे तो उसके दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव था ना, उस झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, वही तो परिभाषा लिखे। किसी बिंदु पर 2 सरल रेखाओं के मिलने से, अगर 2 सरल रेखा भी मिलेगा तो वहां भी कोण बनेगा जी। ऐसे मिल गया तो यहाँ पे कोण बना है, बना जी। तो किसी बिंदु पर 2 रेखाओं के मिलने से जो इसके बीच में झुकाव पैदा होता है, झुकाव, उस झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उम्मीद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कोण को समझ गए बढ़िया से, समझे जी। चलिए और एक चीज नहीं लिखे तो हम लिख देते हैं। कोण को बड़ा शांत है जी, हल्ला नहीं करता आज। कोण को चिन्ह, इस चिन्ह देख रहे हैं ना, कोण को इस चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोण की माप डिग्री या अंश में की जाती है। डिग्री बोलो कि अंश बोलो, एक के बात है। और डिग्री का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ऐसा करके, ठीक है, नहीं समझे मेरी बात। किसी भी असंख्या को ऊपर ऐसा लगा दो तो समझो क्या है, डिग्री। यहाँ भी तो 0 पर लगाए तो इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री। 90 पर लगाते क्या है, आपका डिग्री है। अरे हिंदी में इसको अंश कहते, इंग्लिश में क्या कहता है, डिग्री कहते। लोग इंग्लिश में बोलते हैं आजकल, अंश कोई बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। गलती से हम ही बोलते लगता है। नहीं आप लोग ही बोलते हैं, नहीं बहुत लोग बोलते हैं।
लेकिन कम बोलते हैं कि नहीं। सर्दी हो गई है। अब समझो, अब आप लोग कौन पढ़े तो आपकी विचार नहीं होता है कि सर जी कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन जो है कौन कई प्रकार के होते हैं। तो हम पहला जो प्रमुख चीज है जिसको जानना जरूरी है, न्यून कोण की बात करेंगे। इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो तथा 0 डिग्री से बड़ा हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर अगर हम उदाहरण देना चाहें तो आप लोग देख के समझ सकते हैं। हो जाएगा जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। क्या समझ मेरी बात? अरे समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? अब समकोण किसे कहते हैं? राइट एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं या समकोण कहलाता है। समकोण का जो सिंबल होता है जानता है कैसा होता है? ऐसा होता है। ये समझो मेरी बात कि समकोण का सिंबल है। कहीं भी चित्र में आप ऐसा सिंबल देख लीजिएगा तो समझ लो यहाँ पर क्या डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का क्या है? कोण है। ये समकोण का क्या है? चिन्ह हो गया। अब हम आगे बात करते हैं अधिक कोण। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। जैसे अगर इसका उदाहरण से अगर बात हम लोग करना शुरू करें तो उदाहरण में हो जाएगा 120 डिग्री, 135 डिग्री, 178 डिग्री। ना समझे मेरी बात आप लोग? ये सब कौन कौन हो गया? अधिक कोण हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है आपका ऋजु कोण या सरल कोण, या इंग्लिश में कहता है स्ट्रेट एंगल। कोण बनाने वाली रेखा घूमकर जब एक सीध में हो जाए तो उनके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। ई नहीं समझे तो ई, अरे भाई साहब 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। इसका अगर आप लोग सिंबल देखना चाहते हैं ऐसा आ सकता है। मान लो ऐसा है, ठीक है। अब कोण यहाँ से घूम कर ऐसे बन गया, नहीं समझ मेरी बात? या यहाँ से घूम के ऐसे बन गया, तब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आई? तो 180 डिग्री कोण को हम लोग क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। तब है अब पॉइंट है वृत्त। इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। वृत्त का व्यास यानी डायमीटर वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता। सही बात है। कोई वृत्त अगर गोल होता है, अगर ये क्या है आपका वृत्त है, इसके बीच बीच इसको 2 टुकड़ा कोई करने वाला रेखा होती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। अब वृत्त क्या है? अब बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पूरे गणितों की हमको पढ़ाना पड़ जाएगा। वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, लेकिन संक्षेप में फिर बता देते हैं कि वृत्त क्या होता है। एक किसी बिंदु केंद्र मानकर बराबर कोई एक निश्चित त्रिज्या को लेकर के जब आप उसको आप चाप की मदद से घुमाओगे ना तो एक गोलाकृति बनेगी। वही गोलाकृति क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ठीक। तो कहता है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस कथन की सबसे पहले उत्पत्ति जानते क्या था? थेल्स एक गणितज्ञ था। थेल्स नामक एक यूनानी गणितज्ञ ने प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है, ये कथन किसकी है? तो थेल्स साहब की है। किसकी है? थेल्स साहब की है। समझे? और थेल्स का ही एक चेला था जिसको शिष्य कहते हैं पाइथागोरस। आप लोग पाइथागोरस पर में भी पढ़े होंगे। तो थेल्स का शिष्य था कौन? पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने भी बहुत बड़ा योगदान किया। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति की खोज, पाइथागोरस प्रमेय की खोज की थी। और वो जानते किसका चेला था? अभी तुरंत बताए थे। वो थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। ना समझे मेरी बात? अब है आपका अब यूक्लिड मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में गणित के शिक्षक थे। अब जो आप इतना देर से बक 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 कर रहे थे यूक्लिड से संबंधित,
यूक्लिड के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़े, थोड़ा सा उस समय पढ़े नहीं जी। अब आए हैं यूक्लिड पे, यानी कि अब आए हैं मेन मुद्दा चैप्टर पे। अभी तक हम सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, बेसिक चीजें पढ़ रहे थे, जो ये सब पहले से विद्यार्थी को मालूम होता है। आप समझे? यूक्लिड मिस्र, अब यूक्लिड कहाँ के थे आप समझिए। यूक्लिड थे ना मिस्र में, एक शहर था अलेक्जेंड्रिया। तो यूक्लिड जो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में गणित के एक शिक्षक थे, वो जो उस समय जितना भी ज्ञात गणित के सभी ज्ञान थे वो सब को उसने ज्ञान, सभी ज्ञान को एकत्रित किया। माने बड़े बड़े जो गणितज्ञ थे सब को पढ़ पढ़ उसने सभी ज्ञान को क्या किया, एकत्रित किया, जमा किए। उसके बाद उसने एक अपनी किताब, अपनी एक ग्रंथ लिख डाली जिसका नाम था द एलिमेंट्स। शुरू में बताए थे जी, उसने अपनी किताब लिख डाला जिसका नाम था एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को 13 अध्याय में विभाजित किया और 13 अध्याय का पुस्तिका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया था? पुस्तिका। इन सब एक तरह से बुके का रूप ले लिया। इन पुस्तिकाओं में समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को प्रभावित किया। माने इसके जो 13 एक एलिमेंट्स नामक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ में 13 अध्याय था। इस 13 अध्याय में जैसे लगता है कि विश्व का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जिसको इससे इसका काम नहीं होता। माने कोई भी देश हो, कोई माने विश्व कोई भी हिस्सा हो, सब जगह इसके किताब में जितने भी ज्यामिति से संबंधित तथ्य थे सब लोग उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते, उपयोग करते। इसलिए ज्यामिति का पिता किन्हें कहा गया है? यूक्लिड को कहा, क्योंकि इसका ज्यादा योगदान है ना, समझे। जबकि एक शिक्षक सिर्फ थे, ठीक है। और देखिए महान कार्य किए ज्यामिति के क्षेत्र में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सब याद करने, थोड़ा सब्जेक्टिव में पूछेगा, काम आएंगे, इसके सब ले लीजिए। अब है यूक्लिड की परिभाषाएं। यूक्लिड कुछ अपनी परिभाषाएं देते बिना प्रूफ किए, अपने तर्क से, और उसकी बात लगभग क्या होती है, माने कुछ ऐसी बातें जो सिद्ध भी नहीं किया है तो भी वो बात क्या है, सही है। जैसे हर चीज का साबित करना पड़ता है जी। यूक्लिड ने कुछ ऐसी बात बताई जो साबित भी नहीं किया गया, फिर ही वो बातें क्या है, सत्य है। तो समझे? अब देखो चीनी मीठी होती, कौन साबित करता है कि मीठी होती है? मीठी का मतलब क्या होता है पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं चीनी मीठी होती है, तो मानते हैं चीनी मीठी होती है। नमक नमकीन होता है, साबित क्या करोगे नमकीन होता है? नमक है तो नमक है, तो कैसे माने नमकीन होता है? अब नमकीन क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। तो सीधी सी कुछ बातें बोल दो और वो हमेशा क्या है, सही ही होता है। यूक्लिड की कुछ परिभाषा है, जैसे बिंदु, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। अरे भाई सब जब बिंदु हम बना ही नहीं सकते हैं तो उसका भाग कहाँ से होगा? अगर भाग मान लो बिंदु अगर ऐसा रहता है उसका टुकड़ा करेंगे और महीन करेंगे। बिंदु तो कोई पता है, तो वो दृश्य वो दिखता ही नहीं, बिंदु तो कल्पना करने की चीज है, तो उसका कोई भाग होगा? ये बात किसने बताई थी? यूक्लिड ने। बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। अरे कुछ हिस्सा होगा तब उसका भाग करेंगे, वो तो खुद दिखता नहीं है, वो तो कल्पना करने की चीज है, तो आप उसको क्या टुकड़ा करिएगा? तब आइए रेखा। रेखा वह लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। सही बात है, रेखा की कोई चौड़ाई होती है, सिर्फ उसमें क्या होती है? ये बात बिना सिद्ध किए कौन बताए थे? यूक्लिड जी बताए। एक रेखा के किनारे बिंदु होते हैं। हाँ, आप एक रेखा खींचिएगा, ये गलत, ये रेखा नहीं है, फिर भी बताते हैं। तो इसका जो अंतिम वाला सिरा होगा वो भी क्या हो गया, एक बोले थे बिंदुओं के ही सपाट रूप से क्या बनता है, रेखा बनते हैं। तो जो कोई रेखा होगा तो उसका अंतिम वाला क्या कहलाएगा? अंतिम वाला सिरा बिंदु न होगा जी। मान इस पर अनंत बिंदुएं हैं, तो अनंत बिंदु अंतिम में भी तो बिंदुएं होगा। यही बोला गया कि रेखा का सिरे माने सिरा जो अंतिम वाला सिरा है वो भी क्या होगा, एक बिंदु ही होगा। जैसे बिंदु नहीं दिखते वैसे रेखा भी नहीं दिखती है। काहे न समझती है? अरे भाई साहब, रेखा बिंदुओं के ही सपाट से बने होते हैं। कई अनंत रेखा बिंदु मिल करके क्या बनती है, रेखा बनती है। तो रेखा के जो अंतिम वाला सिरा होगा तो वहां भी क्या होगा, बिंदुएं न होगा। वही चीज समझा रहे, आप लोग समझने को तैयार नहीं है। एक सीधी रेखा वह रेखा है जो स्वयं पर बिंदु के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, वही बात है। मैंने कई बिंदुओं के सपाट, सपाट में नहीं समझे, अरे सटल सटल, सपाट मैंने एकदम सब सटल सटल अनंत तक फैला हुआ है। तो ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। मतलब एक सीधी रेखा वह रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से, सपाट में सब सटल सटल रूप से क्या होती है, स्थित होती है।
अरे ऐसे करो, सटल 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 बिंदु है तो रेखा न कहलाएगी फिर भी जी। पृष्ठ, पृष्ठ की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। हाँ ये पृष्ठ, अभी सब बात पढ़ा चुके, पहले भी पढ़ा चुके ना। अगर ये पृष्ठ है तो इसमें ये लंबाई और चौड़ाई है, पीछे क्या है नहीं उससे कोई मतलब नहीं, तब तो फिर उस तो घनाभ में चले जाएंगे, नहीं समझे। हमको पृष्ठ लेना है, उसका सिर्फ सतह देखना है, ऊपरी परत देखना है, वो कितना मोटा है उससे हमको, कितना गहरा है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। उम्मीद यहाँ तक आप लोग समझ गए। स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से, सेव के कह देगा। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। हाँ ना, पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है तो पृष्ठ इतना बड़ा बना हुआ है, तो इसका अंतिम में जगह उसको अगर आप खंडित करिएगा तो अनेक क्या निकलेगी रेखाएं, सभी रेखाएं कैसे, मान ली रेखा है, अनेक अनेक रेखाओं को सटा देंगे तो ऐसे करके फैला देंगे रेखाओं को, तो यहाँ से यहाँ तो इतना चौड़ाई क्या बन जाएगी, इतना चौड़ा और इतना लंबाई का क्या बना, पृष्ठ बन जाएगी। इसलिए बोला गया कि कोई पृष्ठ का जो किनारा है तो वो एक क्या होती है, रेखा होती है। ये पृष्ठ है, इसकी कितना मोटा है उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है तो ये जो चौड़ाई है, ये जो किनारा है तो किनारा एक तरह से रेखा न होगी। अनंत रेखाओं के सटने से क्या बनी है, पृष्ठ बनी है। समझे मेरी बात। चलिए अब है आपका समतल पृष्ठ, नहीं प्लेन सरफेस, वह पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। वह बात है, मतलब जो समतल पृष्ठ होता है जी, वो स्वयं पर कई रेखाओं के सपाट रूप से होता है। सपाट में सब रेखा सटा सटा करके एक पृष्ठ बन जाता है। इसका भी लीजिए फटक से। इस चैप्टर में ना छोटा चैप्टर है, थ्योरी पढ़ के है, इन्हें कहता है छोटा पैक बड़ा धमाका। पैक बहुत छोटा है, धमाका इसका बहुत बड़ा है। आइए अब कुछ एक दो तीन को बात और समझिए। अभिधारणाएं क्या होती हैं, अभिगृहित क्या होती है, इसको समझिए। अभिधारणा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोस्टुलेट्स। क्या कहते हैं हम लोग, पोस्टुलेट्स। यूक्लिड की वे कल्पनाएं, माने जो अंदाजा लगा के बोले थे, यूक्लिड की वे कल्पनाएं जो विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, जो कि कुछ अपनी इच्छा से यूक्लिड ने बात बताई थी बिना साबित किए, और जो उसका उपयोग सही में कहाँ पे इसका उपयोग होता है, ज्यामिति इसका उपयोग होता है बिना साबित किए। फिर तो समझ गए ना, अवधारणाएं क्या है, यूक्लिड की एक ऐसी कल्पनाएं हैं जो कि ज्यामिति में उसका काम आता है। उसने कहा कि बिंदु का भाग नहीं होता है, उसने कहा कि जो रेखा होता है वो चौड़ाई रहित होती है, उसमें केवल क्या होती है, लंबाई होती है। वो पहले ही सब बात बताए थे, जो बात सही भी है। आज के गणितज्ञ साबित कर रहा है कि सही में उसमें लंबाई होती है, यही बात उसने पहले ही बता दिया था ना। समझे मेरी बात। हाँ अभिगृहित, इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एक्सियम्स। क्या कहते हैं, एक्सियम्स। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो कठिन लग रहा होगा आप लोगों के लिए। एक्सियम्स इसको पढ़ते हैं, छोड़ो नहीं, मैथमेटिक्स है क्या, टॉपिक्स आप पाना चाहिए, बनाने के आना चाहिए। यूक्लिड की वे कल्पनाएं जो गणित में लगातार प्रयोग होती रही और ये विशेष रूप से ज्यामिति से संबंधित नहीं थी, इन्हें सामान्य अवधारणाएं भी कहते हैं। ये ज्यामिति के उद्देश्य से इसने कुछ बातें नहीं लिखी थी, और पता चला कि वो बातें भी अब उसका कहाँ उपयोग उनका होने लगे हैं ज्यामिति में, तो उसे कहा क्या, अभिगृहित। मैंने बिना साबित किए कुछ बात अपने दिमाग तर्क से उसने लिख दी अपने पुस्तक में, बाद में कुछ गणित उसको उठा उठा कर लेने लगा कि नहीं ये तो ज्यामिति में काम आता जी, ये तो बात सही है जी, ये तो इस चीज में काम आएगा। चलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित, यूक्लिड्स एक्सियम्स, वे वस्तु, उसने जो बात बताई तो उसको अब ध्यान सुनिएगा। वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर हो वो परस्पर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नहीं समझे मेरी बात। अगर मैं और मेरे बगल में कोई लड़का है, हम दोनों बराबर नहीं है, लेकिन मेरे बराबर में इधर 5 रुपये, उसके बराबर उधर 5 रुपये, अगर वो 5-5 रुपये बराबर है तो हम दोनों इधर क्या होंगे, बराबर। वही कहना चाह कौन, यूक्लिड ने कहा वे वस्तु जो किसी एक दूसरे वस्तु के बराबर हो तो वे सब क्या होता है, आपस में भी क्या होती है, बराबर होती है। अगर कोई बराबर वस्तु है वो
वे वस्तु जो किसी एक वस्तु के बराबर है। जना हम कोई किसी के बराबर, हम 5 के बराबर थे, या कोई दूसरा वस्तु था वो, लेकिन वो भी किसके बराबर था, 5 के बराबर था, तब हम दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कहना हुआ। अलग अलग वस्तु अगर कोई एक चीज के सब क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ पे कोई 10 रुपया है, ये 10 रुपया के कितने लोग बराबर है, नहीं समझे, तभी सब लोग भी आपस में क्या होगा। दूसरी बात उसने कहा, अगर बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, अगर बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। मैंने समझे मेरी बात। अगर बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण होगा, मतलब जोड़ने के बाद जो पूरा होगा वो भी क्या होगा उसके, तो पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 5 + 5 बराबर 10 होता है जी। तो 5 5 ऐसे इधर 10 होता है, उधर जो उसका पूर्ण हुआ, मान लो अभी नहीं मालूम है कि 10 अलग चीज है, मान लो 10 क्या है, अलग चीज है, पूर्ण है। 10 क्या पूर्ण है, मतलब पूरा है, उसका खंड किया तो 5 5 आ गया। तो इसको भी जोड़ेंगे 10 से होगा, ये तो 10 है किया। यानी कि बराबर को बराबर से जोड़ो तो उसका जो पूर्ण आएगा तो पूर्ण भी उसके अपने बराबर के योग वाला से भी क्या होगा, बराबर होगा। यही सब बिना प्रूफ के ऐसे अपनी मन से बात बताए थे, अब पता चला बाद में बड़ा कारगर काम हो गया। अब अगर बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेष भी क्या होगा, तो शेषफल भी बराबर ही होंगे, नहीं समझे। नहीं तो एक चीज और समझाते हैं यहाँ पे एक चीज और हमको समझाना था, समझे मेरी बात, कि ये तो हो गया ये, अगर बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। मान लीजिए 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा जी। 4 है, 4 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा जी, 0 आएगा ना। तो कोई बराबर लेते तो उसका जो घटा का शेषफल आता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है जी। काहे ना समझते हैं। तो सर यहाँ दूसरा उदाहरण दे दीजिए, कहा कि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, हाँ, संपाती वस्तुएं परस्पर क्या होता है, बराबर। ये संपाती क्या होता है सर जी, संपाती का मतलब दो वस्तु एक दूसरे को अगर पूरा पूरा ढक दे, जैसे मेरा हाथ इस पूरे उसको पूरा पूरा क्या करता है, ढक देता है, पिछला हाथ नहीं दिखता होगा जी, तो उसको कहते हैं संपत्ति। जब दो वस्तु एक दूसरे को पूरा पूरा क्या कर दे, ढक दे, उसको संपत्ति कहते हैं। अब तुम ही लोग बताओ, जो संपत्ति है वो परस्पर बराबर होगा कि नहीं, तो जो संपत्ति है वो हमेशा एक दूसरे का क्या होगा। जैसे हम लोगों की आंखें बराबर होती है, हम लोगों को दोनों कान बराबर होती है, दोनों हाथ बराबर होती है। अब गलती से कोई अपवाद में कोई काना हो जाए, कोई हाथ छोटा बड़ा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः सबका हाथ क्या होता है, बराबर ही होता है कि नहीं। फिर है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। हाँ, पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। कहोगे सर ये नहीं समझे, बता दीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 3 लिए और 4 लिए बराबर है 7, 7 हो गया पूर्ण, ये भाग हो। 7 का 3 और 4 क्या है, भाग है। तो देखो पूर्ण जो पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होता है, ये 7 3 से बड़ा है, जी हाँ, ये 7 4 से बड़ा है, जी हाँ। तो कोई पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होता है। मान लो पहले से 7 था, उसको आपने 2 भाग में बांट दिया, 3 और 4 में, कुछ भी आप बांट सकते हैं। तो वो जो भाग होगा वो भाग से हमेशा पूर्ण क्या होगा। अगर मान लो इतना बड़ा कोई वस्तु उसको मैंने तोड़ दिया, गलती से टूट गया, तो जो भी भाग है वो सब भाग से जो पहले वाला पूर्ण था वो हमेशा क्या रहेगा, बड़े न रहेगा जी। वो बोझते हैं सबको जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन उस सब भाग से अगर अलग अलग तुलना करेंगे तो हमेशा पूर्ण क्या होगा, वो सबसे बड़ा ही होगा। काहे न समझता है जी, है समझता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हैं, चलिए, एक ही वस्तुओं के दुगुने आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगुने आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है दाल, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जगह होना चाहिए समझाने के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, चावल, ठीक है, क्या है। अगर ये आप 1 केजी लेते हैं, क्या केजी लेते हैं, 1 केजी, ये आप 1 केजी लेते हैं, इसका दुगुना भी क्या होगा, 2 केजी होगा। अगर मान लो ये आप लेते 2 केजी, ये लेते आप 2 केजी, इसका दुगुना कितना जाएगा जी, 4 केजी, इसका दुगुना क्या जाएगा, 4 केजी होगा। यानी कि अगर एक ही वस्तु के दुगुना
नहीं नहीं नहीं, एक ही वस्तु के दो गुण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। थोड़ा समझाने में वो सक्षम है क्या? चावल अलग है, दाल अलग है, ठीक है, वस्तु अलग अलग है। एक ही वस्तु का दुगुना हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए हम एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, हम दोनों की अगर वस्तु है तो हम दोनों दुगुना करेगा तो दुगुना भी क्या होगा, आपस में बराबर रहेगा। वही सब चीज, एक ही वस्तु का आधा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सही बात है। आपके पास 10 रुपया था, आपने 10 का आधा क्या कितना आया जी, 5 आया, 5 5 आया। अब 5 5 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा फिर से। और सच में वो आधा जो होता है, वो आधा समझो क्या होता है, बराबर होता है। इधर होता है कि 6 होगा तो इधर 4 होगा। वो भाग हो सकता है लेकिन आधा नहीं हो सकता है। कहाँ नहीं समझते हो? तो एक चीज कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग, आज भी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बचा है थ्योरी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नहीं, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। कम से कम इस डिस्प्ले का जो चीज़ है उसको तो ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़िए लेते, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़िए लेते। चलो, धन्यवाद नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, हटो हटो। यूक्लिड की कुछ अवधारणाएं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। दो बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बात सही है। एक रेखा यहाँ, बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, दोनों को मिलाइएगा, एक रेखा होगी कि नहीं जी? तो वही तो बात बोली, ये दो बिंदु को मिलाने पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो बात सही है कि नहीं? दूसरी बात, ये क्या यूक्लिड की अवधारणा है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए दो भिन्न बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, दो अलग अलग बिंदु हैं। दोनों से अगर हम गुजारेंगे तो एक अद्वितीय सीधी रेखा खींच सकते हैं जी। दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय, अद्वितीय मैंने एक ही जैसा आप रेखा खींच सकते हैं, मैंने। और आप इसके बाद और कोई रेखा खींच सकते हैं? बताओ तो। एक बिंदु ए तो एक बिंदु मान लो बी था, अब इसके अलावा और कोई रेखा आप खींच सकते हैं? दिखाओ, दिमाग लगाओ। खींच ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लो। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये शांत रेखा है तो दोनों तरफ हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं कि नहीं? अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। रेखा का आप दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। हाँ, आप यहाँ पे क्या मान लो, केंद्र मान लो, यहाँ से कुछ दूरी का क्या मान लो, त्रिज्या मान लो, और यही त्रिज्या को बराबर दूरी रख करके इसे घुमाइएगा तो नहीं समझे मेरी बात? एक क्या बन जाएगा? अरे बोलो ना जी। बन गया। तो यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या हो गया, और उसको मैंने घुमाया केंद्र मान के, यहाँ दूरी यही त्रिज्या को मान लो, यहाँ से खुट्टा काट दीजिए, रस्सी बन के घुमाएगा तो गोले बन जाएगा। आप लोग घरों में बना सकते हैं। वो क्या बन जाएगा? बड़े तो बन जाएंगे। वही बात बोल रहे थे। हाँ, कर सकते हो। सभी समकोण बराबर। तो हाँ, समकोण इतने टाका बनाइए कि इतना टाका बनाइए कि इतना टाका बनाइए। समकोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये भी 90 डिग्री कोण, ये भी 90 डिग्री, सब क्या है? अरे भाई साहब, सब कितना डिग्री कोण है? सब 90 डिग्री का कोण है। तो कितना छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं। तो लाठी जितने बड़ा करने देखा उससे कोई दिक्कत है जी? इसलिए सभी समकोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। स्क्रीनशॉट, थ्योरी खत्म हो जाएगी। चलिए, यदि एक सीधी रेखा और दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि उसके एक ही और के दो अंत कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वो उसी ओर मिलती है जिस और वो दोनों कोण का योग समकोण से क्या हो? कम हो। नहीं समझे? चित्र द्वारा समझाएंगे। इसके विपरीत यदि एक ही और दो अंत कोण का योग समकोण, दो समकोण 180 डिग्री, एक समकोण में 90 डिग्री, दो समकोण में मतलब 180 डिग्री नहीं हो गया। अगर दो समकोण के बराबर हो तो वो रेखा कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उसके बीच का अंत कोणों, जब कोई दो रेखा के बीच का जो अंत कोण बनेगा एक ही और के, अगर उसका योगफल 180 डिग्री आ जाता है तो समझ लेना तब वो क्या हो गया?
वो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। नहीं समझे मेरी बात, अब समझाते हैं। यहाँ पर पहले से आपके पास दो रेखाएं हैं, देखने में लगभग लगभग क्या लग रही है, सामान्य लग रही है, लेकिन समांतर नहीं है, देखने में लग रही को क्या है। अब यहीं पर समझना मेरी बात शुरू करो। ये P है, ये क्या है आपका Q है, ये L है, ये आपका क्या है M है। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। यहाँ पर जो ई कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। अंदर जो बनता है, कहा गया कि एक सीधी रेखा अगर दो सीधी रेखा पर इस प्रकार से गिरता है कि दो अंतः कोणों का योग अगर दो गो समकोण से कम होता है, यानी 180 डिग्री से कम होता है, तो दोनों रेखा को उसी और बढ़ाने पर जिस और 180 डिग्री से कम कोण आया था, जिस और 180 डिग्री से जिस और दोनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री से भी कम आया था, वो रेखा को अगर हम बढ़ाएंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगी, टकरा जाएगी। बहुत दूर में मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। नहीं समझ मेरी बात। अगर मान लो यहाँ पर ये है x, ये समझो क्या है यहाँ पे y है, अगर x प्लस y ये दोनों जो है x प्लस y दोनों मिल के अगर वो 180 डिग्री से क्या है, ये सिंबल समझता है जी, अगर ये x और y ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तब इस रेखा को जिधर कम हुआ था, हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, जिधर कम हुआ था, तो जिधर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो ये रेखा दोनों समांतर हो जाएगी, कभी एक दूसरे को काटवे नहीं करेगी, मिलवे नहीं करेगी। लेकिन जब कोई दो सीधी रेखा पर कोई एक रेखा गिराएंगे और उस रेखा गिराने से जो अंतः कोण बने, चाहे इधर बने कि इधर बने, जिधर 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तो उस दोनों रेखा को आगे बढ़ाने पर वो आगे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसका मतलब इधर थोड़ा सा झुकना शुरू हो गया जी, देखने में नहीं लगता लेकिन थोड़ा सा झुका है, और ये काफी दूर तक जब बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं जाकर वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब था, समझे। इसी में दो बातें और अंतिम में किसके विपरीत, अगर यहाँ पर x y को जोड़ेंगे, यानी कि दो कोई अंतर कोण रहेगा और उसका योगफल अगर 180 डिग्री आ गया, तब वो दोनों रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेगा, अर्थात वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। उम्मीद है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, काम आएंगे आगे आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो सुनो, पर मैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको थ्योरम कहते हैं। जिन कथनों का प्रयोग करके विभिन्न परिणामों को सिद्ध किया जाता है, प्रमेय या साध्य कहलाते हैं। माने कुछ ऐसे कथन होते हैं, और जिस कथन का प्रयोग करके हम और गणितज्ञ कैसे भिन्न भिन्न टॉपिक्स को क्या करते हैं, हम लोग सिद्ध करने में उसका उपयोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। माने वो एक बना हुआ कथन होता है, और जिस कथन के मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दूसरे प्रमेय को, दूसरे थ्योरी को क्या करते हैं, सिद्ध करने में उसका मदद लेते हैं। अभी जैसे आपने जितनी बातें पढ़ी थी, नहीं पढ़ते जी, अभी कितना बात बताए थे, वो सब क्या थे, कथन थी, अर्थात उसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, सिद्धन करने में। कोई जब कोई चीज़ सवाल में कोई चीज़ सिद्ध करेंगे ना, तो वही सब कथन आप लोगों को क्या आएंगे, काम आएंगे। उम्मीद है प्रमेय समझ गए। दो अलग अलग रेखाओं में एक बिंदु से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अगर दो अलग अलग रेखा है, एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा यहाँ पर, इसका बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, तो बोलो उसका कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु होगा। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होगा, दोनों रेखा के लिए एक ही बिंदु होना चाहिए। तो ये कभी भी वही कहा कि अगर दो अलग अलग रेखा है तो एक बिंदु से अधिक उभयनिष्ठ कभी हो ही नहीं सकता, यदि रेखाएं संपाती ना हो तो। हाँ, ये कब होती बात, जब संपाती को सब एक दूसरे पर चढ़ा रहेगा, तब तो भाई एक क्या जितना भी बिंदु होगा, जब ये रेखा भी इसी पर चढ़ा देगा तो ढेर सारे बिंदु भी क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में बात अब करेंगे, हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 5 पॉइंट टेक पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।